गणित के सवालों में ना एक अजीब सा सुकून होता है। हाँ, वो तो है। मतलब अगर कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो जवाब हमेशा 4 ही होता है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब कुछ। राइट? इंसान का जो दिमाग है ना, उसे ये क्लैरिटी बहुत पसंद आती है। लेकिन यार जब बात इंसानी विचारों की आती है या समाज की दिशा की आती है, तो ये सारी क्लैरिटी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। सच कहा। और ये विरोधाभास हम सब ने अपनी जिंदगी में देखा है। एग्जैक्टली। एक ही मुद्दे पर 2 ऐसे लोग आपस में कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जो अपनी अपनी जगह ना बेहद समझदार और अच्छे इंसान होते हैं। हाँ, और सबसे मजे की बात यह है कि दोनों पक्षों को पूरी तरह यकीन होता है कि वे बिल्कुल सही और तार्किक बात कर रहे हैं। और सामने वाला या तो बेवकूफ है या फिर जानबूझकर बुराई का साथ दे रहा है। मतलब हर इंसान अपनी जगह यही सोचता है कि उसका नजरिया ही एकमात्र सत्य है। ये ना एक ऐसा मुद्दा है जिसने सदियों से दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों का दिमाग उलझा कर रखा है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का लक्ष्य इसी जटिल मनोविज्ञान की परतों को खोलना है। बिल्कुल। हम जोनाथन हाइट्स की बहुत ही मशहूर किताब द राइटर्स माइंड के नोट्स पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या इंसान सच में सही होते हैं या उनके दिमाग ने उन्हें सिर्फ ऐसा महसूस करने के लिए प्रोग्राम किया है। हाँ, और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हाइट की रिसर्च हमें मानवीय तर्कों के बिल्कुल जड़ों तक ले जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब हम लोग अक्सर मानते हैं कि इंसान एक तार्किक प्राणी है। आम धारणा तो यही है। हम मानते हैं कि जब कोई नया मुद्दा सामने आता है तो इंसान तथ्यों को देखता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। जैसे कोई जज कोर्ट में सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जोनाथन हाइट का शोध इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। अच्छा, वो कैसे? वो पहले फैसला लेता है और फिर तथ्यों को उस फैसले के सांचे में ढालने की कोशिश करता है। इंसान पहले महसूस करता है और फिर उस भावना को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ता है। अरे वाह, ये तो पूरी प्रक्रिया ही उल्टी हो गई। हाँ, इसे समझने के लिए किताब में दिमाग के काम करने के तरीके को एक बहुत ही सटीक एनालॉजी से समझाया गया है। कौन सी एनालॉजी? एक विशालकाय हाथी और उस पर बैठा एक छोटा सा सवार। हाथी और सवार? हाँ, दिमाग का जो हिस्सा सहज ज्ञान, भावनाओं और इंट्यूशन से जुड़ा है, वो विशाल हाथी है। और जो हिस्सा सचेत तर्क या लॉजिक का है, वो उस हाथी की पीठ पर बैठा एक छोटा सा सवार है। अच्छा, तो मतलब हाथी हमारी भावनाएं हैं और सवार हमारा लॉजिक है। बिल्कुल सही। और इस रूपक की गहराई ये है कि हाथी इतना बड़ा और ताकतवर है कि वो अपनी मर्जी से चलता है। मतलब सवार के पास हाथी को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती? ना के बराबर। जब कोई विवादित खबर या सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है ना, तो हाथी कुछ मिली सेकेंड्स में ये तय कर लेता है कि उसे उस खबर पे गुस्सा आना है या खुशी महसूस करनी है। तो फिर सवार क्या करता है अगर हाथी ने पहले ही फैसला कर लिया है? यहीं पर सवार का असली काम शुरू होता है। सवार का काम हाथी को सही दिशा दिखाना नहीं है, बल्कि हाथी ने जो दिशा चुन ली है उसे दुनिया के सामने सही साबित करना है। वेट, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी बहस में बहुत ही तार्किक और जटिल तर्क दे रहा होता है, तो उसका तर्क वाला हिस्सा वो सच की तलाश नहीं कर रहा होता। मतलब वो सवार असल में उस हाथी के लिए एक पीआर मैनेजर की तरह काम कर रहा होता है? एग्जैक्टली। पीआर मैनेजर वाली ये तुलना बिल्कुल सटीक है। क्योंकि एक पीआर मैनेजर का काम अपनी कंपनी की गलतियां निकालना थोड़ी होता है। उसका काम तो होता है कंपनी की हर हरकत को पब्लिक के सामने एक मास्टर स्ट्रोक बताना। बिल्कुल। या फिर इसे एक वकील की तरह भी देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सच खोजता है, लेकिन एक वकील को पहले से ही पता होता है कि उसे किस पक्ष को जिताना है। हाँ, वकील तो सिर्फ उसी पक्ष को मजबूत करने वाले सबूत इकट्ठा करता है। हमारा दिमाग भी रोजमर्रा की बहसों में वकील की तरह ही काम करता है, वैज्ञानिक की तरह नहीं। इसलिए जब किसी से बहस होती है तो तथ्यों की झड़ी लगा देने से सामने वाले की राय नहीं बदलती, क्योंकि वे तथ्य उस व्यक्ति के सवार को निशाना बना रहे होते हैं, जबकि असली कंट्रोल तो हाथी के पास होता है। राइट। जब तक हाथी नहीं मुड़ेगा, सवार अपनी कहानी बदलता रहेगा बस। ये तो एक बहुत ही गहरी इंसाइट है यार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा हाथी यानी हमारी भावनाएं ही हर चीज का फैसला कर रही हैं, तो इस हाथी को ट्रिगर क्या करता है? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब ये अचानक किसी बात पर भड़क क्यों जाता है और किसी बात पर शांत क्यों रहता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? बिल्कुल है। इसके पीछे लाखों सालों का इवोल्यूशन या विकासवाद काम कर रहा है। हाइट की थ्योरी बताती है कि इंसानी दिमाग में जन्म से ही कुछ नैतिक बटन या मॉरल फाउंडेशंस फिट होते हैं। नैतिक बटन? हाँ, ये बिल्कुल हमारी जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स की तरह होते हैं। जैसे हम मीठा या खट्टा स्वाद महसूस कर सकते हैं ना,
वैसे ही हमारा दिमाग अलग अलग तरह के नैतिक स्वादों को पहचानने के लिए इवॉल्व हुआ है। अच्छा, तो ऐसे कितने बटन होते हैं? प्रमुख रूप से 6 नैतिक बटन होते हैं जो इंसान के हाथी को ट्रिगर करते हैं। और वो 6 बटन कौन-कौन से हैं? पहला है केयर, यानी दया, मतलब कमजोरों की रक्षा करना। दूसरा है फेयरनेस, यानी न्याय और समानता। दया और न्याय, समझ गया। तीसरा है लॉयल्टी, यानी अपने समूह के प्रति वफादारी। चौथा है अथॉरिटी, यानी सत्ता और परंपरा का सम्मान। ठीक है। पांचवा है सैंक्टिटी, यानी पवित्रता। और छठा है लिबर्टी, यानी आजादी और दमन का विरोध। यार, ये सारे बटन तो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंसानों में ये बटन विकसित ही क्यों हुए? इन सभी बटनों का सीधा कनेक्शन हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल से है। दया का बटन इसलिए विकसित हुआ ताकि हम अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। हाँ, वो तो जरूरी है, वरना प्रजाति कैसे बचेगी? बिल्कुल। न्याय इसलिए जरूरी था ताकि कबीले के लोग एक दूसरे के साथ बिना धोखा खाए सहयोग कर सकें। लेकिन जब कबीले बड़े होने लगे तो उन्हें बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए जटिल नियमों की जरूरत पड़ी। और यहीं पर बाकी के बटन काम आते हैं। हाँ, मतलब वफादारी इसलिए आई ताकि कोई अपने ही कबीले को धोखा ना दे, अथॉरिटी इसलिए आई ताकि कबीले में एक लीडरशिप बनी रहे और अराजकता ना फैले। एग्जैक्टली। और पवित्रता का बटन शायद शुरुआत में बीमारियों और सड़े हुए खाने से बचने के लिए बना होगा, जो बाद में विचारों और धर्म की पवित्रता में बदल गया। क्या बात है, सब कुछ एवोल्यूशन से जुड़ा है। अब एक दिलचस्प बात बताती हूँ। आधुनिक समाज में अगर इन बटनों का असर देखना हो तो राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर को देखना होगा। यहाँ मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो सिर्फ किताब में दी गई मनोविज्ञान की थ्योरी को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो रिसर्च में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। जो लोग लिबरल विचारधारा के होते हैं उनके हाथी मुख्य रूप से केवल 2 या 3 बटनों पर सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो कौन से बटन है? दया, न्याय और आजादी। उनके लिए नैतिकता का पूरा अर्थ ही उत्पीड़ितों को बचाना और समानता लाना है। उनका मुख्य नारा अक्सर होता है इंसानियत पहले। अच्छा, और जो लोग कंजर्वेटिव विचारधारा वाले होते हैं उनका क्या? उनका नैतिक दायरा थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। वो सभी 6 बटनों का लगभग समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो दया और न्याय को तो मानते ही हैं, लेकिन उनके हाथी के लिए वफादारी और परंपरा भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, वफादारी, सम्मान, परंपरा और पवित्रता भी। वो अक्सर संस्कृति पहले की सोच रखते हैं क्योंकि उनके अनुसार यही चीजें समाज को बिखरने से रोकती हैं। तो इसी अंतर के कारण दोनों पक्ष एक दूसरे को अनैतिक समझने लगते हैं। बिल्कुल। लिबरल व्यक्ति को लगता है कि कंजर्वेटिव लोग कठोर हैं और कंजर्वेटिव व्यक्ति को लगता है कि लिबरल समाज के उन मजबूत नींवों को ही तोड़ रहे हैं जो हमें एकजुट रखती हैं। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे 2 लोग एक ही बोर्ड गेम खेल रहे हों, लेकिन दोनों के पास नियमों की अलग-अलग रूल बुक हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम चेस खेल रहे हैं, जहां राजा और रानी को बचाना सबसे अहम है, यानी परंपरा और वफादारी। हाँ। और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि हर मोहरे की ताकत बराबर होनी चाहिए, यानी समानता और न्याय। क्या इसीलिए वे एक दूसरे की चालों को समझ नहीं पाते? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को ये पता ही नहीं है कि सामने वाले के पास एक अलग रूल बुक है। हर इंसान यही मानकर चलता है कि नैतिकता का केवल एक ही नियम है, वही नियम जो उसके हाथी को सही लगता है। हाँ। और जब कोई दूसरा उस नियम पर नहीं चलता तो हम मान लेते हैं कि वो जानबूझकर बुराई फैला रहा है। तो ये साफ है कि समान रूल बुक वाले लोग एक दूसरे को खोज लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल। इस तरह नैतिकता ने एक प्रकार के गोंद की तरह काम करती है जो परिवार और राष्ट्र को एक साथ जोड़ती है। गोंद। लेकिन इस गोंद का एक दूसरा खतरनाक पहलू भी है। किताब का एक बड़ा सिद्धांत है कि नैतिकता हमें जोड़ती भी है और अंधी भी बनाती है। अंधी बनाती है? वो कैसे? जब ये नैतिक गोंद लोगों को एक कबीले में मजबूती से चिपका देता है तो उस कबीले का नैरेटिव ही परम सत्य बन जाता है। हमारी वफादारी सच की खोज के प्रति नहीं रह जाती। तो किसके प्रति हो जाती है? ते पूरी तरह इनकार कर देते हैं जो हमारे समूह की मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। वेट, यहाँ पर तो एक अजीब सी बात आ गई। मतलब अक्सर हम ये मानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो बायस्ड नहीं होते। हाँ, सभी सोचते हैं। लेकिन अगर ये थियरी सही है तो इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान लोग भी उतने ही बायस्ड होते हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। क्या?
लेकिन बुद्धिमत्ता तो हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त करने के लिए होती है ना। इसे वापस हाथी और सवार वाले रूपक से जोड़कर देखिए। एक हाई आईक्यू व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि उसके हाथी की भावनाएं खत्म हो गई हैं। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके हाथी पर बैठा सवार बहुत ज्यादा चतुर है। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सच्चाई खोजने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने हाथी के फैसलों को सही ठहराने के लिए, बेहतर बहाने गढ़ने के लिए होता है। अरे बाप रे। मतलब अगर कोई बहुत होशियार है तो वो सच्चाई के करीब नहीं है, बल्कि वो अपने समूह के बायस का बचाव करने में ज्यादा चालाक है। बिल्कुल। उसका पीआर मैनेजर ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है और ज्यादा आंकड़े पेश कर सकता है, पर मकसद अभी भी बहस जीतना ही है। ये तो बुद्धि की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है यार। ये सच में डराने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा दिमाग भी अपने ही बुने तर्कों में अंधा हो सकता है। ये मनोविज्ञान की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। और जब लोग अपने समूह के नैरेटिव में इस कदर अंधे हो जाते हैं ना, तो वो क्या कर सकते हैं? इसे इवोल्यूशन के एक और शानदार उदाहरण से समझाया गया है। वो कौन सा उदाहरण है? इंसान की फितरत दोहरी है। इसे चिंपैंजी और मधुमक्खी मॉडल कहा जाता है। चिंपैंजी और मधुमक्खी, ये थोड़ा समझाएं। तो इंसान का 90% हिस्सा चिंपैंजी की तरह है। चिंपैंजी मुख्य रूप से स्वार्थी होते हैं। वे अपने भोजन और रुतबे के लिए लड़ते हैं। हाँ, इंसान भी तो अपनी डेली लाइफ में ऐसा ही करते हैं। हम करियर बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। ये प्राकृतिक है, लेकिन इंसान के अंदर 10% हिस्सा मधुमक्खी का भी है। एक मधुमक्खी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। उसका पूरा वजूद सिर्फ उसके छत्ते या समूह के लिए होता है। वो अपने छत्ते के लिए जान भी दे सकती है। बिल्कुल। इंसानों के दिमाग में भी एक ऐसा ही हाइव स्विच या मधुमक्खी वाला मोड होता है। तो ये मोड कब ऑन होता है? जब बात किसी बड़े धर्म, राष्ट्रवाद या किसी गहरी वैचारिक क्रांति की आती है, तो अचानक वो स्विच दब जाता है। इंसान अपना स्वार्थ भूलकर खुद को एक बड़े समूह का हिस्सा मानने लगता है। और तब व्यक्ति का मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ हम बचता है। लोग किसी विचार के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा पुशबैक देने का मन कर रहा है। अक्सर हम निस्वार्थ भावना को हमेशा अच्छा मानते हैं। हाँ, समाज तो यही सिखाता है। लेकिन मधुमक्खी वाले मोड का ये उदाहरण बताता है कि जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी समूह के लिए अंधे हो जाते हैं, तो वही सबसे ज्यादा विनाशकारी भी हो सकता है। क्या स्वार्थ छोड़ना हमेशा अच्छी बात नहीं होती? ये इस पूरे विषय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आप इतिहास देखें, तो दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार उन लोगों ने नहीं किए जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते थे। मतलब चिंपैंजी मोड वालों ने नहीं किया है? नहीं, सबसे बड़ी तबाही उन लोगों ने मचाई है जो मधुमक्खी मोड में थे, जिन्हें लगता था कि वे किसी महान आदर्श या पवित्र धर्म की रक्षा कर रहे हैं। बाप रे। जब समूह की नैतिकता व्यक्ति के विवेक पर हावी हो जाती है, तो दूसरे समूह के लोगों को इंसान समझना ही बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। और जब ये मधुमक्खी मोड बड़े पैमाने पर पूरे समाज में काम करता है ना, तो इसका नतीजा हमारी आधुनिक राजनीति के रूप में सामने आता है। हाँ, आज की राजनीति कोई नॉर्मल नीतियों की बहस थोड़ी रह गई है। ये तो एक नैतिक युद्ध बन चुकी है। एकदम सही। लेफ्ट बनाम राइट, धर्म बनाम विज्ञान, ये सब अब मूल्यों की लड़ाई है। दोनों पक्ष खुद को हीरो समझते हैं। और समस्या यही है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है। जब दो हीरो आपस में टकराते हैं तो कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बुराई से लड़ रहे हैं। और जब हर कोई खुद को सही समझे, तो सच्चाई तो मरी जाती है ना, संवाद खत्म हो जाता है। हमारा सवार हाथी के अंधानुकरण में इतना व्यस्त हो जाता है कि सामने वाले की इंसानियत ही भूल जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मतलब जॉनथन हाइट की रिसर्च का फाइनल मैसेज क्या है? संदेश बहुत स्पष्ट है। सच्चाई ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि सच्चाई ये है कि हम सब अपने अपने तरीके से सही हैं। अपने अपने इवोल्यूशनरी ढांचे और मॉरल बटनों के हिसाब से। हाँ, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे, दुनिया में और ऑफिस या परिवार में भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो श्रोताओं के लिए टेकअवे ये है कि अगली बार जब वे किसी से असहमत हों, तो उनके तर्कों पर हमला न करें। उनके हाथी यानी भावनाओं और मॉरल बटन्स को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये जानने की कोशिश करें कि उनका कौन सा बटन ट्रिगर हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही डीप इंसाइट है। इस चर्चा ने ना इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। लेकिन इसे खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक और गहरा सवाल आ रहा है। क्या? अगर हमारी नैतिकता, हमारा सही और गलत का पूरा ज्ञान केवल हमारे दिमाग का एक एवोल्यूशनरी तरीका है ताकि हमारा अपना समूह बचा रहे, तो फिर एक ग्लोबल दुनिया में
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स या सार्वभौमिक मानवाधिकार जैसी कोई चीज कैसे संभव हो सकती है? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां 8 अरब लोग एक ही समूह या हाइव का हिस्सा बन सकें? सोचने वाली बात है।